प्रिज्म क्या होता है बेटा, जिसमें साइड फेसेस हों और ऊपर और नीचे एक फेस हो। तो जब मैं ट्रायंगुलर प्रिज्म अभी यहाँ टॉपिक से जो रिलेट कर रहा हूँ क्या है कि ऐसा प्रिज्म जिसके ऊपर और नीचे फेसेस ट्रायंगल हैं, लेकिन साइड फेसेस देखने में कैसे लगेंगे हमें? हाँ, ट्रायंगुलर नहीं, कौन कहाँ से आ गया, स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल। इसकी फ़ोटो ही देख लो तुम, नहीं तो ज़िंदगी भर भूलोगे नहीं। ट्रायंगुलर देखो, इसके साइड फेसेस कैसे नज़र आ रहे हैं हमें? रेक्टेंगुलर। ठीक है, मतलब मैं जब पढ़ाऊँगा तो मैं ऐसे ज्यूम करूँगा ट्रायंगल वाले जो बेसिस हैं ऊपर और नीचे, और साइड फेसेस क्या नज़र आ रहे हैं हमें? रेक्टेंगुलर। तो जो रिफ्रैक्शन वाला काम होगा वो कौन से फेस से होगा? रेक्टेंगुलर वाले फेस से। हम ऊपर से देखेंगे ट्रायंगुलर फेस से, लेकिन जो रिफ्रैक्शन वाला काम हो रहा है वो किस फेस से हो रहा है? रेक्टेंगुलर फेस से हो रहा है। ठीक है, पिरामिड, पिरामिड तो अलग हुआ रहा है, जिसका तो एक एपेक्स होता है, मतलब जैसे पिरामिड्स नहीं बने हुए इजिप्ट में, वो सारे एक ही वर्टेक्स को ज्वाइन हो रहे हैं, वो पिरामिड होगा। हाँ है इसमें बना हुआ पिरामिड, दिखा देता हूँ। पिरामिड तो ये हो गया ना, ये वाला नहीं, ये वाला स्ट्रक्चर पिरामिड हो गया। ये सारे एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं जाके। ये पिरामिड हमने नहीं पढ़ना, हमने पढ़ना है प्रिज्म के बारे में। तो प्रिज्म का हम बनाते 2D है, लेकिन काम उसका 3D में हो रहा है सारा। जब हम प्रिज्म को स्टडी कर रहे हैं, ऊपर से हमने ड्रॉ कर दिया इस प्रकार उसको कुछ, ठीक है, समझना ज़रा बात को। हमने ड्रॉ तो ऐसे कर दिया इसको, लेकिन ये 2D नहीं है, ये एक्चुअल में 3D चीज़ है। तो जो रिफ्रैक्शन वाला काम हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? इस वाले इंटरफेस पे। और ये इंटरफेस ऐसे साइड में से देखने पे कैसा नज़र आएगा? तो रिफ्रैक्शन जो हो रही है वो रेक्टेंगुलर फेस के अलॉन्ग हो रही है। ठीक है, कैसे होती है रिफ्रैक्शन, समझना ज़रा। हाँ वही टॉपिक है, हेडिंग लिख लिया था। देखो कैसे हो रही है इसमें, अगर इसके ऊपर कोई, ओहो, अगर इसके ऊपर कोई लाइन इंसिडेंट होती है, क्या हो रहा है? ठीक है, अगर कोई रेस पे इंसिडेंट होती है, उस रे को कैसे जाना चाहिए? बोलो बोलो। सीधा जाना चाहिए। क्यों सीधा क्यों जाएगा भाई? ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल टू द फेस हो गया। बाहर कौन सा मीडियम है? रेयरर। अंदर कौन सा मीडियम है? डेंसर। रेयरर टू डेंसर जाती है तो बेंडिंग कैसे होती है? इट बेंड्स टुवर्ड्स द, तो मतलब यही रे अब कैसे जाएगी? ऐसे ना जाके, मतलब ऐसे ना जाके ये रे कैसे जाएगी? अब नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ठीक है, ऐसे कुछ बेंड हो जाएगी ये। समझ आई बात? जाना इसको बेटा ऐसे चाहिए था, आई एग्री। कलर चेंज कर दूँ 2 मिनट, तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। जाना इसको ऐसे ही चाहिए था, राइट? लेकिन ये ऐसे ना जाके क्या कर रही है, ये अपना पाथ चेंज कर रही है। किस तरफ को चेंज कर रही है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे फेस अब क्या हो गया? ये रेक्टेंगल था जो कि, सॉरी ये प्रिज्म था जो कि ग्लास का बना हुआ है, बाहर क्या है? एयर। तो अब कैसे जा रही है? डेंसर टू रेयरर जा रही है। और जब वो डेंसर टू रेयरर जाएगी, फिर से क्या होगा? नॉर्मल बना लें इसके अबाउट। इसके अबाउट अगर नॉर्मल बनाते हैं तो कुछ ऐसा बनेगा, यस और नो? ठीक बनाया मैंने? नहीं, ऐसा बनेगा। अब ठीक है, तो उसको जाना कैसे चाहिए था?
कैसे जाना चाहिए था बताओ, चलो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, तो नॉर्मल इस तरफ है, नॉर्मल की तरफ ना जाके नॉर्मल से दूर चली गई। समझ आई बात? सरफेस के साथ 90 डिग्री बेटा, अगर ये सरफेस है मेरा तो इसके साथ 90 डिग्री बनाते हैं। नॉर्मल का मतलब ही 90 डिग्री होता है। ठीक है, बात समझ आई? अगर मैं इसको बैक ट्रेस करूं, इसमें भी देखो बेंडिंग क्या हो रही है, इट इज़ अवे फ्रॉम द नॉर्मल। उसमें क्या हो गया था, सॉरी हाँ, इसमें नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई थी, इसमें नॉर्मल से दूर बेंड हो रही है। देखो अगर मैं इसको बैक ट्रेस करूं इस वाली रे को, ठीक है, तो क्या ये दोनों इस कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही हैं? ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ जो रे एक्चुअल में ऐसे जानी चाहिए थी, ध्यान देना एग्जैजरेट करके बता रहा हूँ, ओहो जो रे एक्चुअल में ऐसे जानी चाहिए थी, ग्लास प्रिज्म आने की वजह से वो रे कैसे मुड़ गई? ऑलमोस्ट ऐसे एग्जैजरेट करके बता रहा हूँ। एक तरीके से क्या इसने यू टर्न ले लिया है ना, तो ये जो बेंडिंग हो रही है ये 2 बार बेंड हुई है, किसकी वजह से? एक बार इस वाले फेस की वजह से, एक बार इस वाले फेस की वजह से। क्लियर है ये बात? पक्का? ड्रॉ कर लो इसको फटाफट। सर एक डाउट है, हाँ बेटा बोल। वो जैसे रिफ्रैक्ट जो, पर इसमें जो रिफ्रैक्टेड रे है वो पैरेलल नहीं जानी चाहिए, नहीं या इसमें फिर वो कुछ पैरेलल, इसमें रेक्टेंगुलर? पैरेलल नहीं जाती बेटा, यही तो बात समझनी है, इसमें पैरेलल नहीं जाती, इसमें लेटरल शिफ्ट नहीं होता। इसमें क्या होता है, रे अपने पाथ से भटक जाती है, जाना उसको ऐसे चाहिए था, ऐसे ना जाके रे ऐसे चली गई, अपने पाथ से भटक गई। और भटकने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हट। हर पेटीएम पे बोलती है टीचर, आपका बेटा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, ये इसका पाथ डेविएट होता जा रहा है। तो भटकने को क्या कहते हैं? डेविएट होना। तो ये क्या हो जाती है, अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, भटक जाती है, जाना इसको ऐसे था, ऐसे ना जाके वो वापस बेचारी गोल घूम के उधर ही आ गई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाऊंगा, इस चीज़ से ध्यान से समझना। एरो तो सारी जगह ही दिखाने होते हैं, इसमें तो कोई रोल ही नहीं है। हाँ, ये जो तुम ये बना रहे हो ना 90 डिग्री के लिए नॉर्मल जो बनाते हो, ये डॉटेड होना चाहिए, एंड अलॉन्ग विद दैट ये वाली पार्ट तुम्हारी जो है, जो तुम बैक ट्रेस करके ला रहे हो, वो डॉटेड होना चाहिए। ठीक है, मीट तभी तो होगा ना, अभी बता रहा हूँ क्या करोगे बैक ट्रेस करके। बैक ट्रेस करने से मुझे क्या मिल रहा है वो बता रहा हूँ अभी, ये बना लोगे तो बता देना। मेरे को ना एक लड़के का नाम नहीं याद आ रहा, हमारे साथ +2 में पढ़ता था, पर वो जब इंस्टीट्यूट पे आता था ना, एक 4 रंगों वाला पेन लाता था, पता है तुमको? 4 रंगों वाला मोटा सा पेन होता है। मतलब उसकी एक खास बात थी, जो नोट्स बनाता था ना, इतने सुंदर नोट्स बनाता था, अलग अलग कलर से अलग अलग चीज़ें हाईलाइट करने के लिए। तो वही वाली बात है, जैसे मैं तो तुमको बड़े इजीली समझा सकता हूँ कि मेरे पास अलग अलग कलर्स हैं, तुम भी ऐसा कुछ पेंसिल या स्केच पेन वगैरह कैरी किया करो अपने साथ। एरो बना लो, ये इंसिडेंट रे होगी बेटा, ठीक है, ये पहली बार रिफ्रैक्ट होने वाली रे है, और ये दूसरी बार रिफ्रैक्ट होने वाली रे है, ये एमरजेंट रे है। ठीक है, नाम दे देते हैं इसको, प्रिज्म है ABC, प्रिज्म है आपका ABC। उस प्रिज्म के अबाउट PE जो है, ये किताब में भी यही दे रखी है, इसलिए मैं भी ये यूज़ कर रहा हूँ। PE जो है वो इंसिडेंट रे है। देखो ध्यान से, मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस जब मार्क कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल के अबाउट मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखा करो इस चीज़ का। और यही नॉर्मल था, तो ये रिफ्रैक्टेड रे है, इसका एंगल हम इसके अलॉन्ग मार्क करेंगे। ठीक है, अब ये रे थी, इस बार ये इंसिडेंट होगी, इसका नॉर्मल ये बन रहा है, तो ये इसके लिए I2 है।
और ये इमरजेंट रे है, ये नॉर्मल है, तो इसके अबाउट एंगल ऑफ इमरजेंसी है स्मॉल ई। ठीक है, ये I2 यहाँ I1 हो गया ना, इंसिडेंस 1, ये इंसिडेंस 2, ये स्मॉल r हो गया, I2 हो गया, इमरजेंट रे होगी। ठीक है, अब मेरे से आर्यन पूछ रहे थे बैक ट्रेस क्यों करते हैं। बैक ट्रेस करके मुझे क्या पता चला कि मेरी रे अपने पाथ से कितना भटकी। मतलब रे ऐसे गई ना, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो वो अपने पाथ से कितना भटक रही है, कितना डेविएट हो रही है, वो निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, उसको बैक ट्रेस करना पड़ता है। मतलब इनिशियली अगर वो ऐसे जा रही थी तो अब वो ऐसे जा रही है, तो इस एंगल को हम मार्क करते बेटा ऐसे। क्या बोलते हैं इसको, सिखाया मैंने एक बार, व्हाट डू वी कॉल दिस एंगल। कहीं बुक्स में ऐसे दे रखा होगा, कहीं बुक्स में ऐसे दे रखा है। क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा। डेल्टा क्या बताता है हमें, एंगल ऑफ डेविएशन, कि वो कितने पाथ से डेविएट हुई। हाँ कैसे बनाना ये? ऐसे ऐसे लिख दे बस और जोड़ दे पीछे को। ठीक है, PEEFFS, PEEFFS, और ये हो गया आपका एंगल ऑफ प्रिज्म। लिख लो बेटा यहाँ पे, PE इज योर इंसिडेंट रे, EF इज रिफ्रैक्टेड रे। क्या हो गया, FS इज इमरजेंट रे। ठीक है, I is angle of incidence, R is angle of refraction, and E is angle of emergence. ठीक है, डेल्टा बता रहे हैं यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन, और एंगल ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, अब तो अनफॉर्चुनेटली इतना प्रैक्टिकल नहीं करवाते हैं, बट इनिशियली जब हम पढ़ते थे ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आता था, मतलब प्रैक्टिकल फाइल में क्वेश्चन आता था, और ये अभी भी CBSE में NCERT की किताब में मेंटेन्ड है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनता कुछ भी कि एंगल निकाल लो, ये गिवन है, ये निकाल लो, कुछ नहीं बनता है। ये सिर्फ आगे वाले टॉपिक के लिए आपको प्रिपेयर कर रहे हैं हम। जब प्रिज्म में रे गई तो वो रिफ्रैक्ट होगी। कैसे रिफ्रैक्ट होगी, एक बार इस फेस पे और एक बार इस फेस पे, और दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा उस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। दोनों ही होते हैं। ये बीच में पड़ेगा भैया जहाँ ये अपने ओह सॉरी, एंगल ऑफ प्रिज्म आएगा। हाँ बेटा, ये यहाँ बनेगा जहाँ ये हाँ यहाँ ये वाला, ये एंगल है। ओहो, डेल्टा और डेविएशन एक हाँ हाँ, मैं कहें कई बुक्स में डेल्टा से बना होता है, कई बुक्स में इसको भी डेल्टा ही बोलते हैं, स्मॉल डेल्टा, स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल ऑफ प्रिज्म मतलब जो रेक्टेंगुलर फेसेस हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है किसी एंगल पे, उसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। ये वाला नॉर्मल के साथ जो इमरजेंट रे का एंगल बन रहा है। ठीक है, और जो सरफेस से बनता है वो
सरफेस से ही तो बनाएगा नॉर्मल भी। ई के नीचे कौन सा सरफेस है बेटा? कौन सा, ये वाला? ये I2 लिख दिया मैंने, इधर सामने। ये वाला। इसको थोड़ी कुछ एंगल, इंसिडेंट, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इमर्जेंट, जो भी एंगल हम मेजर कर रहे हैं वो हमेशा नॉर्मल के अबाउट मेजर करना है, सरफेस के अबाउट नहीं मेजर करना। ना उसका कोई नाम है ना उसका कोई रोल है। बना लिया बेटा सबने? यस। चलो, अब देखो इसकी वजह से क्या होता है, हर कलर की बेंड होने की कैपेसिटी डिफरेंट होती है। कुछ रंग जो हैं वो ज़्यादा बेंड होते हैं, कुछ रंग जो हैं वो कम बेंड होते हैं, ठीक है। तो जब मैंने एक वाइट लाइट को, इसको क्यों समझना ज़रूरी था, अब उस मुद्दे पे आते हैं। जब मैंने वाइट लाइट को प्रिज्म पे हिट किया तो मुझे रिज़ल्ट डिफरेंट मिला। ये जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ जो पीई, जो इंसिडेंट रे थी वो एक ही रंग की थी। जैसे हम यूजुअली जब लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो जो पीई होती है, मतलब जो इंसिडेंट रे होती है, मैं वो लेज़र लाइट यूज़ कर लेता हूँ। लेज़र लाइट चाहे ग्रीन कलर की हो चाहे रेड कलर की हो, फिर उसका पाथ देख लेते हैं कैसे गई है, ठीक है। बट जब मैंने इस पीई, इस एमरजेंट इंसिडेंट रे को स्पेसिफिकली वाइट लाइट की फॉर्म में यूज़ किया तो रिज़ल्ट जो है वो अलग आया। वाइट लाइट कहाँ पे होती है यूजुअली? सनलाइट को हम वाइट लाइट कंसिडर कर सकते हैं। तो मैंने जब सनलाइट में एक्सपेरिमेंट किया तो जो रिज़ल्ट था वो डिफरेंट था, और जब मैं एक ही कलर की लाइट से कर रहा हूँ तो रिज़ल्ट ये आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैं वाइट लाइट से या सनलाइट से एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ तो उसमें रिज़ल्ट जो था वो कुछ और आ रहा था। रिज़ल्ट क्या आ रहा था वो ड्रॉ कर लेते हैं। सर पर अलग अलग कलर्स की अलग अलग बेंडिंग कैपेसिटी की होती है। बेटा वेवलेंथ से होता है इसका ना कुछ लेना देना। जो कलर्स जितनी ज़्यादा वेवलेंथ का होगा उतनी कम उसकी बेंडिंग होगी, ठीक है। रेड की होगी ना शायद, हाँ जी, वेवलेंथ। हाँ वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रेड की होती है। ठीक है, तो मैंने जब यहाँ पे ऑब्जर्व किया बेटा, मुझे 7 अलग अलग रंग दिखाई दिए, ठीक है। यहाँ पे 7 अलग अलग रंग दिखाई देंगे। और वो इसी पैटर्न में नज़र आएंगे, VIBGYO, ठीक है। ध्यान से देखो, ये मेरे को पैटर्न जो नज़र आएगा कलर्स का वो ऐसा नज़र आएगा। मतलब टॉप पे हमेशा क्या होगा, रेड, और थल्ले हमेशा क्या होगा, वॉयलेट। क्या पढ़ते हैं हम इसको, विबग्योर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रंग कौन सा बेंड हुआ, इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली देखो, सबसे ज़्यादा रंग कौन सा बेंड हुआ, वॉयलेट। क्योंकि एक तरीके से रे ऐसे गई और ऐसे घूम के आ गई, है ना, वॉयलेट कलर के लिए। तो सबसे ज़्यादा कौन सा डेविएट हुआ है, कौन सा बेंड हुआ, वॉयलेट कलर। सबसे कम कौन सा बेंड हो रहा है, रेड को हम ग्रीन से बना लेते हैं। सबसे कम कौन सा बेंड हुआ, रेड। बात समझ आई? जो कलर सबसे ज़्यादा बेंड होता है दैट इज़ वॉयलेट, और जो कलर सबसे कम बेंड होता है दैट इज़ रेड। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, क्यों बेंड होता है, वेवलेंथ से रिलेटेड होता है, वो आगे लिखेंगे हम। बट इसको समझो, हमने वाइट लाइट यूज़ करी स्पेसिफिकली, और वो वाइट लाइट या सनलाइट जब प्रिज्म से पास हुई तो वो 7 रंगों में बिखर गई, और उन 7 रंगों को हम कैसे पढ़ते हैं, विबग्योर की फॉर्म में। इज इट क्लियर?
अपना जो बच्चे रट्टा लगाते हैं ना इस चीज़ का, सीबीएसई ने एक बार चालाकी करी थी, बड़ा प्यारा क्वेश्चन फ्रेम किया था मेरी उसमें असाइनमेंट में भी है, मॉड्यूल में भी, अगर देखोगे तुम मिल जाएगा तुमको। बड़ा मतलब मेरे को ऐसा रिस्पेक्ट आ जाती है उनके लिए जो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। बच्चा मारता है रट्टा, उसने क्या याद किया, सबसे ज़्यादा बेंड क्या हो रहा है, वॉयलेट, सबसे कम क्या बेंड हो रहा है, तो नीचे से ऊपर तक क्या बन रहा है, विबग्योर। ठीक है, बना लिया ना सबने, पक्का। हटा दूं, चलो उन्होंने सवाल ऐसे दे दिया, उल्टा बना दिया उन्होंने बस। बस करके दिखाओ। हाँ भाई बताओ, क्या पैटर्न आना चाहिए, वी ऊपर आ जाएगा। वी ऊपर आ जाएगा, पक्की बात है, सोच लो अभी। क्या होना चाहिए, क्या आर नीचे रहेगा और वी ऊपर, या फिर आर ऊपर ही रहेगा और वी नीचे। वी ऊपर। इस बार क्या होगा, वी ऊपर आ जाएगा। क्यों, रीज़न अभी भी वही है, क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा बेंड क्या हो रहा है, वॉयलेट, सबसे कम बेंड क्या हो रहा है, एग्जैजरेट कर देता हूँ मैं, एक्चुअल में वैसे कर्व नहीं बनता, सीधी सीधी लाइंस बनती है, एग्जैजरेट कर देता हूँ मैं इसको, ताकि तुमको याद रहे किसका ज़्यादा यू टर्न लगा, वी का। वी का। सबसे कम यू टर्न किसका लगा, रेड का। ठीक है, तो ऐसे भी ध्यान रखना कि किस तरफ को बेंडिंग हो रही है, किस तरफ को दिखानी है। अंधाधुन होके मत लिख देना कि विबग्योर ऐसे ही होता है हमेशा, वॉयलेट नीचे रेड ऊपर। देख लेना किस डायरेक्शन से तुम्हारी रे आ रही है। बात याद रखने वाली है, यू टर्न मतलब ऑलमोस्ट पूरी बेंड हो जाती है, वापस घूम के आ जाती है उसी तरफ। ठीक है, चलो लिखो राजेश, इसके बारे में बना लिया था ना डायग्राम, इसके बारे में लिखो। द वेरियस कलर्स सीन आर, वेरियस, रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी मैंने, हाँ कर दी थी। द वेरियस कलर्स सीन आर, हाँ जी बेटा बोलो, वी से वॉयलेट। वॉयलेट, आई से इंडिगो। इंडिगो, ग्रीन। पहले ब्लू आएगा बेटा, विबग्योर ग्रीन, येलो, ऑरेंज। याद विबग्योर की फॉर्म में करते हैं ना वैसे। ठीक है, विबग्योर डन। द बैंड ऑफ 7 कलर्स, स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट कहते हैं इसको ना। स्पेक्ट्रम वैसे पूरा ही वेवलेंथ का जो बैंड बनाया हुआ है हम उसको बोल देते हैं। जैसे इंफ्रारेड का अपना स्पेक्ट्रम है, अल्ट्रा वायलेट का अपना स्पेक्ट्रम है, रेडियो वेव्स का अपना स्पेक्ट्रम है, बट ये जो बैंड ऑफ 7 कलर्स है इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट। विजिबल लाइट, जिन रंगों को हम देख पा रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी वेवलेंथ का होगा, रेड, और कम से कम कौन सी वेवलेंथ का होगा, वॉयलेट। ठीक है, सो दिस इज़ योर स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट, और वेवलेंथ ऐसे इंक्रीज़ हो रही है। इसकी हाईएस्ट वेवलेंथ है, लिख लो बेटा साथ में, इसकी वेवलेंथ हाईएस्ट है, और इसकी मिनिमम या लोएस्ट वेवलेंथ है। And together we call this as
spectrum of visible light. वेवलेंथ याद रख लो बस, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेड की सबसे कम है वॉयलेट की, और बाकी सारी इन दोनों के बीच में लाई कर रही हैं, सब ट्रायंगुलर प्रिज्म की लेते हैं क्योंकि डिस्पर्शन ट्रायंगुलर प्रिज्म में हो रही है। डिस्पर्शन मतलब स्कैटरिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। फिर जो बारिश होती है वो कहते हैं रेन ड्रॉप के अंदर होती है हाँ, तो वो बिकॉज triangular prism होता है। हाँ जी, वो triangular prism उसमें पढ़ेंगे वो भी। दे एक्ट एज स्मॉल प्रिज्म्स, ट्रायंगुलर नहीं होता बट उसमें रिफ्रैक्शन प्रिज्म की फॉर्म में ही हो रही है। वो नेचर का प्रिज्म है, ये मैन मेड प्रिज्म है। क्या हो गया? दिखता तो स्केल में भी है, हम्म? स्केल में भी दिखता है इसके। ऐसे तो बबल्स जो होते हैं उसमें भी दिख जाते हैं ना, वो जो स्फेरिकल सोप बबल्स नहीं बनाते हम, उसमें भी 7 रंग दिख जाते हैं हमें अलग से। बात ये, अभी वो भी बताऊंगा इसको ना, TIL से रिलेट करते हैं। TIL इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड होता है कुछ, कि अगर क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होगा, क्रिटिकल एंगल से एंगल ज़्यादा होगा इंसिडेंट वाला, तो रिफ्लेक्शन नहीं नज़र आएगी, अदरवाइज इसके अंदर रिफ्लेक्शन होती है। बट पढ़ाता हूँ अभी, रेनबो पे आने दे मेरे को ज़रा। ये बना लिया सबने? लिखो इसके बारे में, चलो। द बैंड ऑफ, पहले प्रोसेस का नाम लिखो। स्पेक्ट्रम वर्ड आएगा, स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट की डेफिनेशन लिखो। The band of 7 colors of white light is called spectrum. ठीक है, बेसिकली विबग्योर है वो। भैया हमने 2 बार लाइक लिख दिया। कहाँ पे? क्या हो गया फिर? तो एक बार लिख ले अपने वहाँ से। हमारी केमिस्ट्री टीचर बहुत इरिटेट होते थे इन चीज़ों से ना, फिर वो ऐसे वाले जवाब देते कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम एक बार लिख लो। टीचर की गलतियाँ निकालनी होती हैं, टीचर तुम्हारी गलतियाँ निकालने पे आया। फिर अगला लिखो डिस्पर्शन। ये बहुत बार डेफिनेशन आई हुई है बेटा, इसको अच्छे से कर लेना। डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है डिस्पर्स करना? ऐसे नहीं बोलते असेंबली में डिस्पर्सल, क्या मतलब होता है? वापस वापस तो तुम चले जाते हो, मतलब तकलिया वापस, मतलब ऐसे अलग अलग हो जाओ, डिस्पर्स हो जाओ। तो डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है? अलग अलग होना, स्कैटर होना, छिद्र। हिंदी में बताऊँ ना तो छिद्रा जाना, कि एक ही चीज़ को तुम अलग अलग कर रहे हो। तो इसमें डिस्पर्शन का मतलब क्या होगा? स्प्लिट करना वाइट लाइट को 7 रंगों में। टिंडल इफेक्ट होता है। टिंडल इफेक्ट तो ये थोड़ी होगा। टिंडल इफेक्ट ये होता है कि लाइट जब किसी पार्टिकल को हिट करती है तो वो अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर होती है। फिर वो रेनबो वाला तो नहीं हुआ। रेन ड्रॉप पे लाइट नहीं करती है। डिस्पर्जन है वो टिंडल इफेक्ट नहीं है। टिंडल इफेक्ट है जो मेरे कपड़ों से रोशनी टकरा के तेरी आंखों में जा रही है, मितेश की आंखों में जा रही है, और तुम इसका कलर वॉयलेट देख पा रहे हो। आ रहा हूँ मैं, धीरे धीरे आ रहा हूँ, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, टॉपिक वाइज ये टॉपिक भी आएगा फिर टिंडल इफेक्ट इसमें। हाँ, इस चैप्टर में डिस्पर्जन के बारे में लिखो। डिस्पर्जन इज द स्प्लिटिंग ऑफ white light into a band of
7 colors. प्रोसेस का नाम क्या होगा बेटा? डिस्पर्जन ऑफ लाइट. प्रोसेस इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, और जिन 7 रंगों में वो टूट रहे हैं उनको बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट. ठीक है, ये बात ध्यान रखना. प्रोसेस इज डिस्पर्जन, और जो 7 रंग आपको मिल रहे हैं उनको बोलते हैं स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम में 7 रंग कौन से आ रहे हैं? विबग्योर वाले. ठीक है, चलें आगे. लिख लिया. अब जो सवाल आया था विश्वजीत का कि अलग अलग एंगल पे क्यों बेंड होते हैं, तो वो रिलेटेड है उसकी वेवलेंथ से. ठीक है, जिसकी ज़्यादा वेवलेंथ होती है वो बेंड कम होता है, जिसकी कम वेवलेंथ होती है वो बेंड ज़्यादा होता है. लिख लो, व्हाई डू वी गेट डिफरेंट कलर्स? व्हाई डू वी गेट डिफरेंट कलर्स? 2 मिनट रुकना. आंसर लिखो इसका. डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट. लिखो बेटा, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट bend through different angles. Bend through different angles with respect to incident ray as they pass through a triangular prism ठीक है, ऐसे लिख लो. दिस बेंडिंग इज रिलेटेड टू देयर वेवलेंथ. दिस बेंडिंग एंगल is related to their wavelengths red color having the maximum wavelength bends the least. दक्ष, तेरी आवाज़ क्यों आ रही है बेटे? खड़ा हो वहाँ से, आर्यन के साथ आगे बैठ. Whereas violet color having minimum wavelength bends the most. ठीक है.
लिख लो इस बात को। लिख लिया? भी स्पीड में लिख रही है, तूने भी लिख लिया? चलें आगे। अब एक और सवाल जो बहुत पेपर उसमें पूछा जाता है वो डिस्कस कर लेते हैं। बहुत बार आया हुआ सीबीएसई के पेपर में ना ये सवाल। लिख लोगे तो बता देना। विश्वजीत आपने लिख लिया बेटा? हाँ जी सर, लिख लिया। जो सवाल पेपर में आया हुआ है बहुत बार वो क्या है? अब न्यूटन भाई साहब जो थे उन्होंने बहुत पंगे लिए हैं, हर फील्ड में घुसे हुए हैं, फ्लूइड्स में भी घुसे हुए हैं, मोशन तो है ही है उनके नाम सारा, ग्रेविटी में भी है, तो वो लाइट में भी आए हुए थे। तो न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट था? उसने सोचा यार मैं इन 7 रंगों को ना और तोड़ के देखता हूँ, 7 रंगों को और बेंड करवा के देखता हूँ, क्या पता 7 के आगे और बिखर के ज़्यादा रंग मिल जाएं मुझे। तो 7 से आगे कितने बनते? 14। 2 में टूटता, कर दी छोटी बात। जब एक रंग आगे 7 में टूट रहा है तो आगे 7 49 में हो जाता है। तो 49 तक तो चलो वो भी नहीं गया, उसने सोचा क्या पता और कलर्स मुझे मिल जाएं और डिस्कवरी हो जाए। तो उसने क्या किया कि उसने 2 प्रिज्म साथ साथ रख दिए और देखा बेंडिंग कैसे हो रही है। 2 प्रिज्म साथ साथ रखने पे बेंडिंग में कुछ खास चेंज उसको नज़र नहीं आया। हाँ, लेकिन जब उसने प्रिज्म को उल्टा कर दिया, इन्वर्ट कर दिया, मतलब एक सीधा रखा, जैसे कि तुम बनते हो अपने पेरेंट्स के सामने सीधे, एक प्रिज्म सीधा रखा ऐसे, और दूसरे प्रिज्म को उसने उल्टा कर दिया। ओहो, ऐसे, ठीक है। अब रिजल्ट क्या आया कि पहले वाले प्रिज्म से जो निकलने वाली लाइट्स थी वो डिस्पर्स हुई, स्कैटर हुई, स्कैटर वर्ड गलत है, स्प्लिट हुई 7 रंगों में। लेकिन जब वही लाइट मेरे दूसरे प्रिज्म पे आई तो वापस से कंबाइन होगी, इकट्ठी होगी, और यहाँ से निकलने वाली रे कैसी निकली? वाइट। तो उसने कंक्लूड किया कि ज़्यादा से ज़्यादा एक वाइट लाइट को कितने रंग्स में तोड़ा जा सकता है? कितने रंग्स में तोड़ा जा सकता है? 7, ठीक है। और अगर उन्हीं रंगों को वापस मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? वाइट लाइट। मुझे नहीं पता तुम्हारे स्कूल में कभी तुमने करा है नहीं करा है, हमारा समर प्रोजेक्ट होता था, एक बार तो बनाया था, मतलब हमने 8th में बनाया था, हमने 7th में बनाया था। एक डिस्क लेते हैं एक ना, उस पर 7 रंग कर देते हैं और फिर उस डिस्क को मोटर के ऊपर चिपका के फटाफट घुमाते हैं, तो वो हमें जो घूम रही होती है डिस्क, वैसे तो 7 रंगों से बनी हुई है पर हमें कैसे नज़र आते हैं? वाइट। तो ज़्यादा से ज़्यादा सारे कलर्स मिलके क्या बना सकते हैं? वाइट। कोई चीज़ हमें वाइट क्यों नज़र आती है? ये टिंडल इफेक्ट का वैसे पार्ट है, बट कोई चीज़ हमें वाइट क्यों नज़र आती है? क्योंकि वो अपने ऊपर गिरने वाले रंगों को सारा का सारा रिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक है। कोई चीज़ काली कब नज़र आती है? जब वो सारे की सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर ले, और जब वो सारी की सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है तो वो हमें वाइट नज़र आती है, मतलब सारे ही रंग उसने रिफ्लेक्ट कर दिए, ठीक है। अब जैसे बात चल रही थी कि आपने पर्पल पर्पल क्या बोल लेवेंडर कलर पाया हुआ है, तो आपको ये लेवेंडर क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि मेरी जो शर्ट के पार्टिकल्स हैं
वो ज़्यादा से ज़्यादा लेवेंडर कलर को स्कैटर कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें लेवेंडर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, वो अलग पार्ट है, उस पर नहीं जाते अभी। नहीं नहीं, इसी में आएगा, टिंडल इफेक्ट में ही आएगा। लिखो, हाउ डिड न्यूटन शो, इसको भी हम देखेंगे प्रैक्टिकली ना, बहुत होगी बातें इस चैप्टर के बारे में, इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। पहले लिख लो, सवाल लिख लो। ये सीबीएसई में डायरेक्ट आया हुआ है, ठीक है। हाउ डिड न्यूटन शो दैट, हाउ डिड न्यूटन शो दैट white light of sun contains 7 colors using two identical ग्लास प्रिज्म्स। ठीक है, मैं जब ग्लास प्रिज्म्स बोल रहा हूँ ना बेटा, प्लीज़ मैं मेंशन नहीं कर रहा बार बार, पर वो ट्रायंगुलर ही थे। प्रिज्म बहुत तरह के होते हैं, बट हम ट्रायंगुलर प्रिज्म से ही एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। सर तो जो दूसरे कलर्स बनते हैं जैसे लेवेंडर ही है, तो वो बाकी सारे इन 7 कलर्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। हाँ बेटा, मतलब लाई करेंगे तो उसी स्पेक्ट्रम के बीच में लाई करेंगे। मतलब उसकी वेवलेंथ जो होगी, जैसे लेवेंडर कलर की वेवलेंथ की अगर मैं बात करूँ, तो वो कहीं ना कहीं वॉयलेट और रेड के बीच में ही होगी, उससे बाहर नहीं जाएगी कहीं पे। ठीक है, किसकी तरफ होगा, लड़कियों को ज़्यादा पता होता है। ये लेवेंडर कलर किस वेवलेंथ की तरफ होगा, पर्पल की तरफ होगा ना ज़्यादा, वॉयलेट की तरफ होगा ज़्यादा। लिखो, चलो इसके बारे में पहले डायग्राम ही बना लो। यहाँ से एक वेव आई, ओ सॉरी, एक इंसिडेंट रे आई, बेंड होके गई ऐसे। ये वाला पार्ट क्या आएगा बेटा, यहाँ पे रेड आएगा, वॉयलेट आएगा ऊपर। कम क्या बेंड हुआ, रेड, तो यहाँ पे रेड आएगा, और ज़्यादा क्या बेंड हुआ, वॉयलेट। ठीक है, रादर ये भी ऐसी आनी चाहिए थी। यहाँ पे भी रेड और वॉयलेट आ रहा है, बट यहाँ पे जब वो निकल रहे हैं तो वाइट लाइट की फॉर्म में निकल रहे हैं। सर ये जो दो हमने प्रिज्म लिए हैं ट्रायंगुलर, उनको पास पास मतलब मिला के नहीं रख सकते? मिला के बेटा, ये ना मैं कंफर्म करता हूँ, ये पिछले साल भी एक डाउट पूछा था बच्चे ने, इसको कंफर्म कर देता हूँ। अभी के लिए हम इसको थोड़े से गैप पे रख रहे हैं, रुक जा मैं देख के बताता हूँ। करी तो है, कौन सी, अरे यार बिना स्केल के तो मैं ऐसे ही बना सकता हूँ। आई ट्राइड माई बेस्ट। सीधी सीधी नहीं जाएगी, ऐसा करो, नहीं ठीक है यार, वैसे इतना थोड़ा सा बेंड कर लो इसको, और क्या। ये तो होगी है बेंड अच्छी खासी, इसको कर लो। बेटा तब भी यही होगा, तब भी एग्जैक्टली यही चीज़ होगी। मतलब आप फेस टू फेस ज्वाइन कर सकते हो उनको, तब भी वो कंबाइन कर देगा उसे।
अबे खड़ा कुछ नहीं, रखा हुआ है टेबल के ऊपर ही सब सेटअप। अरे नीचे भी ट्रायंगल है, ऊपर भी ट्रायंगल है, रख दिया बस उसको। अब वीडियो दिखाता हूँ, तुम हवा में बातें कर लो तुमसे बस। बना लिया ये सबने, लिख लो इसके बारे में फटाफट, फिर तुमको वीडियो ही दिखाता हूँ। गिरेगा कैसे, गिरेगा वो। नीचे स्टिक है भैया। अंग्रेजों, तभी मैंने स्टार्ट ही ऐसे किया था। प्रिज्म 2D में नहीं है, 3D में है ये। वो लाइन होगी बिल्कुल इस तरह गिरेगा इस साइड। सीधी लाइन होगी, नीचे वाला फेस क्या होगा उसका? नीचे भी ट्रायंगल है, ऊपर भी ट्रायंगल है, साइडों में रेक्टेंगल बना हुआ है। केक खाया तुमने कभी? खाया जिंदगी में केक? केक कैसा दिखता है तुम्हें? ऊपर से ऐसे, नीचे से भी केक ऐसा ही नहीं होगा। इसके ये फेसेस कंबाइंड है बस। स्लाइस की गिरेगा कैसे? बेवकूफ वाली बातें कर रहा है। ये जो रखा हुआ है इस फेस के अबाउट रखा हुआ है, जो लाइट डिस्पर्स हो रही है और रेक्टेंगुलर फेस के अबाउट हो रही है। मैंने बोला था, मैं यहाँ से देख रहा हूँ सिर्फ इसको। जो डिस्पर्जन हो रही है, जो यहाँ डिस्पर्स होने वाला काम हो रहा है, अगर मैं इसको 3D में बनाऊँ थोड़ा सा, तो डिस्पर्जन होने वाला काम वो इस रेक्टेंगुलर फेस से हो रहा है। समझा? इस तिखी नोक के अबाउट नहीं खड़ा मैं। इस वाले का नहीं आता भैया। यार वो भी तो वैसे ही होगा। वो उल्टा देगा तो। हाँ बनाऊंगे, अभी वीडियो दिखाता हूँ तुम्हें और अच्छे से समझ आ जाएगा। पर ये तो बड़ा ही, मैं शुरुआत ही ऐसे करी थी कि हम 2D बना रहे हैं इसको, लेकिन सब 3D में हो रहा है। ये लिख लिया, कंटेंट लिख दो इसके बारे में, और बना लिया मतलब। लिखो, न्यूटन शोड दैट reverse of dispersion of light is also possible he kept two glass prisms close to each other one in erect position and another in inverted position. लिख लोगे तो बताना, स्लाइड करना कर दूं स्लाइड ऊपर। पहले वाले से क्या हो रहा है? डिस्पर्जन, और दूसरे वाले से हो रही है कॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट। लिखो, द लाइट गेट्स डिस्पर्स्ड, the light gets dispersed when it is passed through the first prism ठीक है, द सेकेंड प्रिज्म रिसीव्स। अब तो इधर आगे बातें करने लग गया दक्ष। हम नहीं करते भैया। द सेकेंड प्रिज्म रिसीव्स all the light, या all the 7 colors लिख लो, वो बेटर है।
याद भी रहेगा तुम्हें, डिस्पर्जन होती है 7 रंगों में, ऑल द 7 कलर्स and recombines them into original white light. ठीक है, क्लियर है? कल चैप्टर ख़त्म हो जाएगा हमारे, मंडे से अर्थ एनवायरनमेंट शुरू करेंगे, ठीक है? कर दूं आगे, लिख ले। क्या आता रहता है इसमें? Where the ratio of the sines of the angles is equal to the inverse ratio of... Okay, that's pretty neat. We start off with white light, we form a spectrum of color, and then we use a lens to combine it back into white light. But it only really combines into... Now you really should build this system with a much larger focal length lens, and should build a much wider system to get a really good separation between these colors here and a very clear white beam at the colors that occur when you pass white light through a prism. देखो, So you obtain a triangular prism and you pass some white light through it. जो मैंने बात करी थी तुम्हारे साथ कि सुन ले तू, जो फेस नीचे रखा हुआ है वो एक्चुअल में ट्रायंगुलर फेस है। ऊपर जहाँ से हम ऑब्जर्वेशन बना रहे थे, सारी ड्राइंग्स जितनी हमने करी हैं वो ऊपर वाले ट्रायंगुलर फेस से करी हैं, बट जो एक्चुअल में स्प्लिटिंग वाला काम है, जो डिस्पर्जन वाला काम है, वो कौन कर रहे हैं? उधर वाला फेस। इस केस में वो रेक्टेंगुलर फेस कर रहे हैं, ठीक है? देखो ज़रा वीडियो एक बार। And he saw a rainbow, just like he expected. But then he noticed something. In the direction that the colors were spread, the pattern was much wider than it should be based on the system geometry if light obeyed this fixed sine ratio law. So we did some experiments. We separated out individual colors in the spectrum and passed them through additional prisms. And what we came to realize was that all the colors in this spectrum are their own form of light, and they all experience a different refractive index on traveling through these prisms. So this led to the conclusion that the white light entering the prism wasn't really white, it was a combination of all these different colors. And that all the prism was doing was separating them an angle by this varying refractive index. This is an interesting conclusion, but doesn't really prove what's happening because we're still relying on this prism to make these colors. So what we really need is an experiment where we can form these colors from white light without a prism. And at the end of this paper, Newton suggests just such an experiment. You start with the same system you had before, and then you place a lens
in this the light passing through the lens and the spectrum. Combines it into white light with our original prism, and we put a second one in, something like this. And to our eyes, this looks like it's working, but it's not really. All that's really happening is the light hasn't had enough time to spread. So it looks like it's white, but if you had a very sensitive instrument, you'd be able to tell that there's a change in color across this. And you can see it more clearly by eye if we place this prism further down. Over here, it's clear that there's changing color across the width of the beam. If you really want to make a beam of white light from this colored spectrum, you can follow the method outlined in Newton's optics. This comes from his last experiment in book 1. You start with a prism that we had before. Then you add a lens to the system, and you want कॉम्बिनेशन नहीं दिखाया इसने, स्प्लिटिंग दिखा दी है. कॉम्बिनेशन वाला दिख रहा है कहीं पे. स्प्लिटिंग तो इसने बहुत अच्छे से दिखा दी, डबल मतलब कॉम्बिनेशन वाला नहीं दिखाया ना. चल मैं करके दिखाऊँ ना. चलो वीडियो मिलती है तो मैं दिखाता हूँ तुमको, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते. बट एक के ऊपर भी कॉम्बिनेशन, कहाँ पे थी? ऊपर भी एनिमेशन नहीं चाहिए मेरे को, एक्चुअल में चाहिए वो. उसमें लिख लो रिकॉम्बिनेशन एक्सपेरिमेंट, नाम ही लिख दो. डबल प्रिज्म था ना. रेनबो ही बना रहे हैं सारे, कंबाइन तो कोई कर ही नहीं रहा वापस से. चलो मिलती है तो मैं दिखाता हूँ तुमको, डाउनलोड ही करके दिखाऊंगा. बट आई होप ये क्लियर है डिस्पर्जन कैसे हो रही है. अब तो नहीं भूल लोगे कौन कौन सा फेस नीचे कौन सा फेस ऊपर है. 2D में नहीं है वो सब कुछ, 3D में हो रहा है. ठीक है, अगला लिखो बेटा हेडिंग, हाउ अ रेनबो इज फॉर्म्ड. लिखो हाउ अ रेनबो इज फॉर्म्ड. देखो होता क्या है, जो वाटर ड्रॉपलेट है ना, वाटर ड्रॉपलेट पे जब कोई सन की रे गिरती है, ठीक है, तो वो रे 7 रंगों में बिखर जाती है. फिर आर्यन कहेगा आपने बेंडिंग तो दिखाई नहीं. 7 रंगों में बिखर जाती है. कौन सा रंग सबसे ज़्यादा बेंड होगा? तो नीचे क्या आना चाहिए? वॉयलेट. और सबसे कम कौन सा बेंड हुआ? रेड. अब इसके अंदर बिखरने के बाद सारे के सारे कलर्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट बैक होते हैं बेटा. सारे के सारे कलर्स रिफ्लेक्ट होते हैं और बाहर निकल के फिर से वो क्या बनता है, हमें क्या दिखता है? और वाइट लाइट. थोड़ी कॉम्बिनेशन थोड़ी हो रहा है. अगर उन्हें प्रिज्म वापस मिल गया, वापस रिफ्लेक्ट होता है, फिर तो आर्टिफिशियल तो वाइट प्रिज्म कहाँ मिला? मैंने कहा बोला वो एरिया प्रिज्म तो बना. ये कैसे बन गया प्रिज्म? हाउ कैन यू बी सो श्योर ये प्रिज्म है? उस पॉइंट पे अगर वो हो सकता है बेटा अगर मैं प्रिज्म में ही बात कर रहा हूँ, यहाँ से जब इसकी रिफ्रैक्शन हुई, इसने 7 रंगों में इसको ब्रेक कर दिया, तो क्या इसी फेस ने इसको कंबाइन कर दिया था? ट्रेस बैक क्यों नहीं है? ट्रेस बैक थोड़ी हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है. मैंने वर्ड रिफ्लेक्ट यूज़ किया है. फिनोमिना है, क्रिटिकल एंगल से कम है, बट इतनी डेप्थ में हम नहीं बात करेंगे. एक बात होती है बेटा क्रिटिकल एंगल की.
सुन लो, ये तुम डे टू डे लाइफ से रिलेट भी कर पाओगे। जब तुम कभी कभी खिड़की में खड़ के अपनी शक्ल देखते हो, हम सेइंग खिड़की, विंडो, ग्लास, तुम्हें उसमें अपनी शक्ल दिख जाती है, पर ग्लास तो मिरर नहीं होता, फिर भी तुमको ग्लास के अंदर अपनी शक्ल दिख रही है ना। या फिर जब तुम पानी के अंदर खड़े सिंपल कुएं के अंदर जब अपनी शक्ल देखते हो तब भी तुम्हें अपनी शक्ल दिख जाती है। लेकिन अगेन पानी तो ट्रांसपेरेंट है, उसके तो आर पार जानी चाहिए थी, राइट। तो एक कंसेप्ट होता है क्रिटिकल एंगल का। कभी कभी जब क्रिटिकल एंगल कम होता है, मतलब जब मेरी इंसिडेंट रे उस क्रिटिकल एंगल से कम है, तो मैं क्या बोलूँगा, रिफ्लेक्शन हो सकती है, ठीक है। तो इस केस में रिफ्लेक्शन हो पा रही है उसकी वजह से। अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा तो वो आर पार हो जाएगी, मतलब आपको उस केस में रिफ्रैक्शन नज़र आएगी फिर, ठीक है। एक ऐसे एक्सपेरिमेंट है, उसमें क्या करते हो, पानी की रे को बेंड करवा देते हैं। वो एक्चुअल में पानी की रे बेंड नहीं होती। ऐसे एक एक्सपेरिमेंट है, दिखाऊंगा मैं तुमको। जैसे यहाँ पे उसने लाइट हिट करवाई, ठीक है, यहाँ पे लाइट सीधी सीधी जा रही है, लेकिन यहाँ पे होल कर दिया, उसकी वजह से पानी बाहर की तरफ आ रहा है। तो पानी के साथ साथ लाइट भी बाहर आ जाती है, और हमें ऐसी ऐसी मतलब हमें ऐसा परसीव होता है कि लाइट जो है वो सीधी चलती चलती बेंड हो गई है। पर क्या लाइट बेंड हो सकती है? लाइट की तो प्रॉपर्टी यही है, इट गोज इन द स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन। तो वो बेंड नहीं होती एक्चुअल में। वो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो पानी की लेयर चल रही है, उस पानी की लेयर में बार बार ऐसे रिफ्लेक्ट होती जा रही है, और हमें कैसे नज़र आ रहा है कि वो पानी के साथ साथ बेंड होगी। वो पानी के साथ बेंड नहीं हो रही है, वो पानी के उस लेयर के अंदर बार बार रिफ्लेक्ट होती जा रही है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे जो मैं करना चाह रहा हूँ ये कि इसके अंदर क्योंकि क्रिटिकल एंगल कम हो जाता है, सॉरी इंसिडेंट एंगल कम, एंगल ऑफ इंसिडेंस कम हो जाता है क्रिटिकल एंगल से, तो सारी की सारी रेज वापस से रिफ्लेक्ट होकर इस तरफ आ जाती है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल रिफ्लेक्शन विद इन द ड्रॉपलेट। क्योंकि रेज वापस से सारी की सारी रेज वापस से रिफ्लेक्ट हो गई हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। लेकिन जब वो इस फेस पे आती हैं तब वो रिफ्लेक्ट नहीं होती, वो फिर से रिफ्लेक्ट होके बाहर चली जाती है। तो कौन से 3 प्रोसेसेस हो रहे हैं अंदर, बताओ। सबसे पहले फेस पे क्या हुआ, डिस्पर्जन इज अगेन अ पार्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, तो पहला रिफ्रैक्शन तो इसी फेस पे हो गया। दूसरा इंटरनल रिफ्लेक्शन जो कि इस फेस पे हो रहा है, और तीसरा अगेन यहाँ पे रिफ्लेक्शन, तब हमें एक रेनबो दिखाई देता है। समझ आई बात। तो 3 प्रोसेसेस हो रहे हैं। पहली बार में वो डिस्पर्स हो रही है रिफ्रैक्ट होके, फिर दूसरे पार्ट में वो फिर से रिफ्लेक्ट हो रही हैं सारी की सारी रेज विद इन द ड्रॉपलेट, और तीसरी बार में जब वो बाहर निकल रही हैं फिर से थोड़ा सा रिफ्रैक्ट हो रही है। क्लियर है। एक लाइन लिखी हुई है किताब में, बड़ी प्यारी लाइन है, मैंने अपने मेंटर से समझी थी। वो कहता है कि अगर आपको रेनबो देखना है तो आपको सूरज के ऑपोजिट खड़ा होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, वो हिंदी में मेरे को भी पता है, इसका मतलब ये होता है विपरीत दिशा में खड़ना है। इसका फिजिकल मतलब क्या हुआ? एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बताया इसने। एक लाइन लिखी हुई है तुम्हारी इसमें, टू ऑब्जर्व अ रेनबो यू मस्ट स्टैंड ऑपोजिट टू द, यू मस्ट स्टैंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब अगर मुझे रेनबो देखना है तो मेरे सामने की तरफ वाटर ड्रॉपलेट्स होनी चाहिए, और मेरी पीठ जो है वो रेनबो की तरफ होनी, ओ सॉरी सूरज की तरफ होनी चाहिए, तब मुझे रेनबो दिखाई देगा। समझे? पक्का? तो कौन से 3 प्रोसेसेस हो रहे हैं, रिफ्रैक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन और फिर से रिफ्रैक्शन, ठीक है। लिखो। सर पर ऐसा होता क्यों है कि हमें ऑपोजिट उसमें देखना चाहिए? क्या कह रहे बेटा? ऐसा होता क्यों है कि हमें ऑपोजिट ही देखना है सूरज से? ऑपोजिट क्यों देखना है सूरज की? ये तो मैंने पहली बार सुना है सवाल, कि ऑपोजिट ही क्यों देखना जैसे है। आपने बोला था रेनबो को देखने के लिए हमें सूरज की तरफ अपनी पीठ करनी होगी, ऐसे मतलब क्यों? हम्म। वैसा क्यों होता है? अब ये तुमने मुझे फंसा दिया, इसका मैं सोच के बताता हूँ आंसर।
इसने मेरी वर्डिंग में पूछ रहा है कि अब पीठ ही क्यों होनी चाहिए सूरज की तरफ, तभी रेनबो दिखेगा. आई थिंक अगेन इट्स रिलेटेड टू क्रिटिकल एंगल. वो एक बार मैं देखे बोला. हाँ, बात भी सही है इसकी, लाइट तो उधर से ही जा रही है ना. अच्छा हाँ, यही तो रीज़न है, ठीक कह रहे हैं. यहाँ पे सन है तुम्हारा, लास्ट ईयर भी यही बनाया था. यहाँ पे सन है तुम्हारा और यहाँ पे ऑब्जर्वर है बेटे, इसलिए सन के ऑपोजिट करते हैं. सन से रेज आई, ड्रॉपलेट्स में रिफ्रैक्ट रिफ्लेक्ट और दोबारा रिफ्रैक्ट होके फिर आंख में आ रही है, इसलिए ऑपोजिट करते हैं उससे. ठीक है. चलो देखो, लिखो बेटा इसके बारे में. अ रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम. हाँ बना लो, याद रहेगा, बना लो अच्छे से. और ऐसे ही बनाना, ठीक है. यहाँ पे सन, यहाँ पे आए बना लो, ठीक है. और ये भी याद रहेगा कि मतलब इंसान जब खड़ा है तो वैसे खड़ा है, अपनी पीठ जो है वो सन की तरफ करके. ठीक है. वो इसके साथ ही बनाना है सारा. हाँ हाँ बना लो. तुम नीट बनाना, मैंने थोड़ा नीट नहीं बनाया, नीट बनाना इसको. बुक में भी बना हुआ है रादर. ये करना है अपने इसके ऊपर ट्रायंगल. ये आए है बेटा, आँख ऐसे ही बनाते हैं हम ना, ऐसे बना के ऐसे बना देते हैं. बंदा इसलिए बनाया है ताकि तुमको याद रहे कि मेरे को ऑपोजिट खड़ना है, सन से ऑपोजिट खड़ना है. इसका फेस इस तरफ है, बैक इस तरफ है इसकी. हेलो. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. लिखो बेटा. अ रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम appearing in the sky after a rain shower. ठीक है. लिख लिए लाइन. मैं छोटा कर रहा हूँ, मैं इसको ना बहुत बड़ा डायग्राम बनाऊंगा.
लिखो, इट इज कॉज्ड बाय tiny water droplets which remain suspended in the sky these droplets act as small prisms. ठीक है, लिख लिया। तीन प्रोसेसेस क्या हो रहे हैं बेटा, वाइट लाइट या सनलाइट, बात एक ही है, वाइट लाइट फर्स्ट रिफ्रैक्ट्स and splits स्प्लिट्स में डबल टी आएगा सिंगल टी आएगा, सिंगल टी आएगा ना, डबल आएगा, डबल डबल स्प्लिटिंग में तो डबल आता है, स्प्लिट में क्या आएगा, स्प्लिट में तो सिंगल ही आएगा। मेरे हिसाब से भी स्प्लिट में सिंगल ही आएगा। जल्दी बोलो यार, टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं स्प्लिट्स गूगल कर रहा हूँ, स्प्लिट्स भी ला रहा है सिंगल टी आता है। splits into 7 colors। हाँ बेटा बोलो, फर्स्ट प्रोसेस हो गया, उसके बाद रिफ्रैक्शन होगी, उसके बाद क्या होता है, देन रिफ्लेक्ट्स इंटरनली, then reflects internally and finally refracts and comes out of the droplet and finally comes out of the droplet या rain drop। ठीक है, तो डिस्पर्जन भी हो रही है और इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो रही है और उसके बाद दोबारा रिफ्लेक्शन हो रही है, तब वो हमारी आँख तक 7 रंग पहुँचते हैं। ठीक है, वो लाइन लिखी थी हमने, द रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑपोजिट टू द सन, लिख लो, द रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड, कभी कभी असर्शन रीजनिंग में आ जाए ऐसा कुछ, द रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड opposite to the sun in order to receive 7 colors, we must stand with our back towards the sun। बैक सन की तरफ हो, आंखें जहाँ पे बारिश हुई है उस तरफ हो, तब हमें रेनबो दिखेगा। ठीक है,
बस एक टिंडल इफेक्ट रह गया बेटा, और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स वो हम कल कर लेते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ऑफ कर लेते हैं बस। पढ़ लेना इसको घर जाके एक बार। कल की टाइमिंग ग्रुप पे डाल दूंगा मैं, कहाँ पे आना है पहले, क्योंकि 9th वालों का तो टेस्ट होगा, तुम्हारा नहीं होगा कल, तुम्हारा भी सिलेबस ही ख़त्म करवाता हूँ।